12 से ज्यादा ड्रोन्स और रॉकेट मार गिराए। जवाब में ईरान ने भी अपने वॉरशिप लाल सागर में डिप्लॉय कर दिए। इंडिया ने भी अपनी कार्गो शिप सिक्योरिटी के लिए अपने वॉरशिप लाल सागर के करीब तैनात कर दिए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लाल सागर आज के टाइम का सबसे खतरनाक वॉर जोन बन चुका है। ये जितनी न्यूज अभी आपने देखी उसमें दो चीज कॉमन है, एक हौथी रेबल्स और दूसरा लाल सागर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज स्नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हूती जो ये संस्था है या क्या है मैं नहीं जानती। हूती लाल सागर पे क्यों अटैक कर रहे हैं, जो शिप हैं उन पे अटैक क्यों कर रहे हैं, हाउ डिड दिस ग्रुप बिकम सो डेंजर। हूती जो है वो इसराइल के खिलाफ है क्या? हूती फिलिस्तीन के साथ मिले हुए हैं, उनकी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हूती क्या है, इनका एम क्या है, ये क्यों अटैक कर रहे हैं लाल सागर पे? आज हम इस वीडियो में बहुत सी बातों को समझेंगे। मिक्रास चैनल से मैंने ये वीडियो लिया है और जिस वीडियो पे आज मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ उस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भैया जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने इनकी ऑलरेडी एक वीडियो पे रिएक्शन दिया है। इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। इस वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया था, इसका वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यमन बेस्ड हौथी रेबल्स ने लाल सागर में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। हौथी रेबल्स ने इजरायली शिप को हाईजैक कर लिया। हौथी ग्रुप की तरफ से लाल सागर में कई कार्गो शिप पर अटैक किया जा रहा, जिसमें एक तो भारत की तरफ भी आ रही थी। हौथी ग्रुप की तरफ से कई रॉकेट और ड्रोन इजराइल की तरफ फायर किए जा रहे हैं। अमेरिकन नेवी ने हौथी ग्रुप के 3 शिप को लाल सागर में डुबो दिया। 12 से ज्यादा ड्रोन्स और रॉकेट मार गिराए। जवाब में ईरान ने भी अपने वॉरशिप लाल सागर में डिप्लॉय कर दिए। इंडिया ने भी अपनी कार्गो शिप सिक्योरिटी के लिए अपने वॉरशिप लाल सागर के करीब तैनात कर दिए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लाल सागर आज के टाइम का सबसे खतरनाक वॉर जोन बन चुका है। ये जितनी न्यूज अभी आपने देखी उसमें दो चीज कॉमन है, एक हौथी रेबल्स और दूसरा लाल सागर। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लाल सागर क्या है और ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये हौथी रेबल्स कौन है, क्यों हैं और कैसे ये लाल सागर को अपने कंट्रोल में रखते हैं और इन सब का इजराइल के साथ क्या कनेक्शन है और इस पूरे उठापटक में इंडिया का क्या लेना देना है, समझते हैं आज के वीडियो में। 7 अक्टूबर 2023 हमास इजराइल पर 5000 रॉकेट फायर करता है। जवाब में इजराइल फिलिस्तीन के गाजा को कब्रिस्तान में बदल देता है। सिविलियन बुरी तरह मारे जाते हैं, औरतों और बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है। पूरी दुनिया इजराइल के इस मास केयर को कंडेम करती है। प्रोटेस्ट होते हैं, मार्च निकाले जाते हैं और हर तरफ इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट की गूंज उठने लगती है और उसी में एक नाम सुनाई देता है, हौथी। इन्हें अब तक आप कई बार देख चुके होंगे। इनका नाम है यहिया सरिया। हौथी ग्रुप की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आते हैं उसे यहिया की तरफ से ही रिलीज किया जाता है। यहिया सामने आते हैं और ये बताते हैं कि हूती ग्रुप ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इजराइल पर हमले किए जा चुके हैं जिसमें ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और वो ये भी बताते हैं कि अटैक यमनी लोगों की डिमांड पर किया गया है और उन्होंने ये कसम ली है कि आगे भी इजराइल के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। और यही वो स्टेटमेंट होता है जिसके बाद लाल सागर में हौथी रेबल्स द्वारा एक के बाद एक अटैक शुरू होते हैं। ऐसे में अब ये पहला सवाल आता है कि ये हौथी ग्रुप क्या है और ये कौन लोग हैं, इनकी ताकत क्या है, कितने और किस टाइप के हथियार इनके पास मौजूद हैं। इन सवालों का जवाब जानते हैं। यमन जो कि एक इस्लामिक कंट्री है जिसकी 99% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है और जो टोटल मुस्लिम्स हैं ये भी 2 ग्रुप में बटे हुए हैं जिसमें 60% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से आती है तो बाकी बचे 40% शिया जैदी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये जो हौथी ग्रुप है ये उन्हीं 40% जैदी शिया कम्युनिटी का एक आर्म्ड ग्रुप है जिसकी शुरुआत होती है साल 1990 में। यमन में जैदी शिया कम्युनिटी के एक रिलीजियस लीडर थे हुसैन अल हौथी, जो कि उस टाइम के यमनी प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सॉलेह के खिलाफ हौथी मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। सॉलेह पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो अमेरिका और सऊदी के लिए एक पपेट की तरह काम करते हैं। साथ ही उन पर कई करप्शन के भी आरोप लगाए जाते हैं और इन्हीं पॉइंट्स पर हौथी मूवमेंट की शुरुआत होती है। हालांकि इसकी शुरुआत एक पॉलिटिकल और कल्चरल ग्रुप की तरह हुई थी जिसका मकसद जैदी कम्युनिटी के लिए उनके राइट्स को प्रिजर्व करना था, लेकिन उनका यह टारगेट ज्यादा टिक नहीं पाता और साल 2003 में हौथी मूवमेंट लेबनान के पॉलिटिकल और आर्म्ड ग्रुप
हिजबुल्लाह से इंस्पायर्ड होता है और खुद भी एक आर्म्ड ग्रुप की तरफ मूव कर जाता है। और सबसे पहले ग्रुप के नाम के साथ कुछ स्लोगन ऐड किए जाते हैं, जैसे अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाहू अकबर, अमेरिका के लिए मौत, इजराइल के लिए मौत, यहूदियों के लिए एक अभिशाप और इस्लाम की जीत। इन पांचों स्लोगन के जरिए हौथी अपने मकसद को बिल्कुल साफ कर देते हैं और इन स्लोगन्स को एक व्हाइट फ्लैग पर लिखा जाता है, जिसमें पहले और पांचवें स्लोगन को ग्रीन में लिखा जाता है और बीच के तीनों स्लोगन को रेड कलर में दिखाया जाता है। और इन सभी स्लोगन को जुमे की नमाज के बाद हुसैन अल हौथी मस्जिद में बोलते हैं, नारे लगाए जाते हैं और उनका इस तरह से मस्जिद में नारा लगाना यमन ऑफिशियल्स की नजर में आ जाता है। नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर सोचते हैं कि अगर आज इस तरह से हौथीस लोग अमेरिका की मौत का नारा लगा रहे हैं तो कल को यही लोग यमन प्रेसिडेंट के लिए भी मौत का नारा लगा सकते हैं। और इसी को लेकर साल 2004 में 800 हौथीस को अरेस्ट कर लिया गया और प्रेसिडेंट सोले की तरफ से हुसैन अल हौथी को मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन हुसैन ने मीटिंग ज्वाइन करने से मना कर दिया। 18 जून 2004 को सोले की तरफ से हुसैन अल हौथी को अरेस्ट करने के लिए फोर्स भेजी जाती है, लेकिन वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाते। अल हौथी गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं और 10 सितंबर 2004 को यमनी आर्मी अल हौथी को मार देती है। हुसैन की मौत के बाद हौथी रिबेलियन भड़क जाते हैं, जिसे हौथी विद्रोह और सादा विद्रोह भी कहा जाता है। हुसैन अल हौथी की मौत के बाद हौथी मूवमेंट की लीडरशिप उनके भाई अब्दुल मलिक अल हौथी के पास आ जाती है। हौथी ग्रुप सड़कों पे उतरता है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। खास करके नॉर्थ यमन में हौथी विद्रोह को खत्म करने के लिए यमन गवर्नमेंट और सऊदी दोनों मिलकर उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हौथीस यमन गवर्नमेंट और सऊदी दोनों के खिलाफ जीत हासिल कर लेते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया हौथीस यमन के नॉर्थ रीजन में अपना कंट्रोल लेते गए और लाल सागर तक अपनी पहुंच हासिल कर ली। इस लाल सागर वाले पॉइंट को आप याद रखना, ये आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस तरह हौथी ग्रुप और यमन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सोले एक दूसरे को अपने दुश्मन के तौर पर देखने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हौथी मूवमेंट के लीडर्स को समझ आता है कि अगर सरवाइव करना है तो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ही किया जा सकता है। और साल 2014 के आखिर तक हौथी मूवमेंट के लीडर्स प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सोले से अपने रिलेशन में कुछ सुधार कर लेते हैं और इसका उन्हें यह फायदा मिलता है कि वो यमन की कैपिटल सिटी सना पर कंट्रोल ले लेते हैं। अपडेट आती है 20 जनवरी 2015। हौथी रेबल्स कैपिटल सिटी सना में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस पर कब्जा कर लेते हैं और 6 फरवरी यानी सिर्फ 16 दिन में यमनी गवर्नमेंट पर भी कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। 27 मार्च 2015 को सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को और सूडान के साथ मिलकर यमन पर एयर स्ट्राइक कर देता है और इन सब में अमेरिका उनका भरपूर सपोर्ट करता है, जिसमें एयर स्ट्राइक प्लान करने, वेपन सप्लाई करने में और खुफिया जानकारी में अमेरिका सऊदी को मदद देता है। बावजूद इसके हौथीस लोग नॉर्थ यमन और लाल सागर को अपने कंट्रोल से नहीं जाने देते। इस तरह हौथी मूवमेंट यमन में अपने पांव जमा लेता है और साल 2021 में अमेरिका हौथीस को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देता है। आज की बात करें तो हौथीस के पास मीडियम एंड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, अटैक एंड सुसाइड यूएवीज, अ फ्लीट ऑफ ड्रोन, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, आर्टिलरी रॉकेट जैसे कई वेपन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल तूफान, जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज है 1800 किलोमीटर। ईरानियन सोलार फैमिली की क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। कुद्स 2 मिसाइल है, उसकी रेंज है 1350 किलोमीटर। समत 3 एंड समत 4 मिसाइल और इसकी रेंज है 1800 किलोमीटर। इसके अलावा साल 2010 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके पास 1 लाख लड़ाके हैं, जबकि टोटल 1,20,000 सपोर्टर्स हैं। और ये जो कुछ भी इनकी ताकत है उसके पीछे ईरान बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही नॉर्थ कोरिया को भी हौथीस का सपोर्टर माना जाता है। इन सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट की वजह से आज हौथी एक पावरफुल आर्म ग्रुप है जो कि लाल सागर जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर अपना कंट्रोल रखता है। अब ये समझते हैं कि ये लाल सागर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लाल सागर ये 2 कॉन्टिनेंट अफ्रीका और एशिया के बीच 2250 किलोमीटर लंबा और मैक्सिमम 355 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री इलाका है जो कि इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और यमन से घिरा हुआ है, जिसका एक हिस्सा सुएज की खाड़ी से होते हुए सुएज कनाल से जाकर मिलता है और इसका एक दूसरा हिस्सा अकाबा की खाड़ी से होते हुए
जॉर्डन से जुड़ जाता है। और ये जो यमन और जिबूती के बीच का पतला सा हिस्सा है इसे बाबिल मंदेब कहा जाता है, जो कि यमन और जिबूती से कनेक्टेड है। और ये लाल सागर बीच की वो कड़ी है जो सुएज कनाल की मदद से मेडिटेरियन सी को अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। और ये जो बाबिल मंदेब है ये वही एरिया है जहां पर हौथी ग्रुप का एक तरह से कंट्रोल है। और इन दिनों जब कोई भी कार्गो शिप इस एरिया से निकलती है तो हौथीज उस पर अटैक कर देते हैं। अब यह भी सवाल आ सकता है कि इस रास्ते से आना ही क्यों, जब खतरा है तो रास्ता बदल लें। तो यह भी करना बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि अगर इंडिया के एग्जांपल से देखें तो अगर इंडिया को सऊदी के साथ ट्रेड करना है तो समंदर के 3 रास्ते हैं। पहला लाल सागर से होकर निकलता है, दूसरा ओमान की खाड़ी से होते हुए, तीसरा जिब्राल्टर से होते हुए सुएज कनाल के रास्ते। लेकिन इन तीनों रूट में जो सबसे परफेक्ट और सस्ता रूट है वो है लाल सागर से होते हुए। इंडिया का इरिट्रिया, इजिप्ट, सूडान, इसके अलावा टर्की, ग्रीस, इटली, स्पेन जैसे बहुत से देशों के साथ ट्रेड इसी लाल सागर के रास्ते होता है। सेम इसी तरह बाकी कंट्रीज भी शॉर्ट होने की वजह से इसी रूट का इस्तेमाल करती हैं। हर साल लाल सागर से $8.8 बिलियन का ट्रेड होता है, जो कि ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का 12% है। एनालिटिक्स फर्म के अकॉर्डिंग लाल सागर से होते हुए सुएज कनाल के रास्ते साल 2023 के शुरुआती 6 महीने में पर डे 90 लाख बैरल तेल गुजरा है। इंडिया के केस में देखें तो इंडिया इस लाल सागर के रास्ते से पेट्रोलियम, दाल और मशीनरी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करता है। ओवरऑल लगभग भारत का 30% ट्रेड लगभग इसी रास्ते से होता है। ऐसे में अगर लाल सागर को छोड़कर दूसरे रास्ते से गुजरती हैं तो इसमें ट्रांसपोर्ट खर्च 25 से 30% बढ़ जाएगा। साथ ही 10 से 15 दिन का टाइम भी लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो चीजों के प्राइस भी ऊपर जाएंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय कहते हैं अभी जो एक्टिविटीज हैं उसने प्रॉब्लम बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी शिपिंग लाइंस हैं उनमें से 7 ने बोला है कि वो रेड सी में नहीं जाएंगे। डॉक्टर सहाय का यह भी मानना है कि अभी भी काफी नुकसान हो चुका है, क्योंकि काफी सारा माल जो भारत आना था वो नहीं आ रहा, शिप्स रुकी हुई हैं। कुछ शिपिंग लाइंस केप ऑफ द गुड्स के रास्ते ट्रांसपोर्ट जारी रखने की बात कर रही हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है तो नुकसान कम होगा, लेकिन अगर ये मामला खींचेगा तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। आगे कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम चलती रही तो भारत में पेट्रोलियम के रेट बढ़ सकते हैं। जैसे अगर मिडिल ईस्ट कंट्री पेट्रोल सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इससे एनर्जी प्राइस भी बढ़ सकता है। ऐसे में इस टाइम रेड सागर में जो भी उथल पुथल मची हुई है उससे न सिर्फ यमन और इजराइल का लेना देना है, बल्कि ये एशियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि लाल सागर एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। लाल सागर में मचे बवाल पर अब आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। बाकी उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हौथीस कौन है, क्यों है और उनका एम क्या है वो आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं। ये भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये जो हौतीस हैं ये यमन, इजराइल इन दोनों के ख़िलाफ़ हैं और इससे कहीं ना कहीं नुकसान सभी को हो रहा है। बहुत सारी कंट्रियाँ इसमें जुड़ी हैं, इंडिया भी इसमें जुड़ा है। पेट्रोलियम भी बोल रहे हैं कि अगर ये सप्लाई नहीं किया गया तो महंगा हो सकता है इंडिया में। तो ये चीज़ अब देखो, ये इजराइल और यमन पे ये छोटा सा जो संस्था है हौतीस ये भारी पड़ रहा है। इजराइल कहता था ना कि ये पावर रखने की बात को बोलता था कि, तो ये एक छोटी सी 2 संस्था हमास और हूती जो 2 संस्था हैं इनको नहीं संभाल पा रहे हैं। तो सोचो अगर मुस्लिम कंट्रियां खड़ी हो गई, अगर पावर में आ गई, अभी तो शांत है बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियां, अगर आ गई तो ये कहाँ टिकेंगे भी नहीं, इनका पाँव भी नहीं टिकेगा इजराइल का। इनोसेंट फिलिस्तीन के लोग हैं, उनकी जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके साथ जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। इंसानियत, ह्यूमैनिटी के नाते हिंदू मुस्लिम अलग रखो, यहूदी अलग रखो, लेकिन एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते हमें स्टैंड लेना चाहिए फ़िलिस्तीन के लिए, जो हम नहीं ले रहे हैं। फ्री फ़िलिस्तीन फ्रॉम द रिवर टू द सी। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो और भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस बात को। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।